अंतरिक्ष का सफर और पर कालों की धरती। नमस्कार मित्रों, ये एक भविष्य कथा है, भविष्य में होने वाली घटनाओं और कठिनाइयों का एक काल्पनिक चित्रण। भाग 1, वर्ष 5021 का जन जीवन। विज्ञान में हमने बहुत तरक्की कर ली। हमने प्रकाश की गति से चलने वाला यान बना लिया, लेकिन हम अपनी धरती माँ को नहीं बचा पाए। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही। जल प्रदूषित हो गए, हवा जहरीले हो गए, पेड़ पौधे अब उगते नहीं। अमीर कृत्रिम वायुमंडल वाले कांच के विशाल गुब्बारे के अंदर रहते हैं। दूसरी ओर आम और गरीब जनता भूमिगत बड़े बड़े बंदरों में सिमट गए हैं। अब एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए भूमिगत हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। पूरे विश्व का यही हाल है। भाग 2, एक नए ग्रह की खोज। सारे विश्व के नेतृत्वकर्ताओं की ऑनलाइन सभा होती है। निर्णय लिया जाता है हमें हमारी गैलेक्सी में एक नए ग्रह की खोज करनी होगी। हमारे सौरमंडल के पास अनेकों सौरमंडल हैं, उनमें हमें वैज्ञानिकों की टीम भेजनी होगी। सभी सहमत होते हैं। सबको एक एक सौरमंडल टारगेट कर दिया जाता है। भारत को भी एक सौरमंडल दिया जाता है। भारत के जवान वैज्ञानिकों, खोजियों एवं आगे जवानों की टीम बनाई जाती है। लगभग दर्जन भर युवाओं को टीम में शामिल किया जाता है। बजरंग PS-91 हमारे अंतरिक्ष यान का नाम है। समयानुसार सभी यान धरती की कक्षा को छोड़कर प्रकाश की गति से उड़ान भरते हैं। इस मिशन को 20 साल में पूरा करना था, क्योंकि धरती पर संसाधन खत्म होने के कगार पर थे। भाग 3, अंतरिक्ष में सफर और उनका परिचय। आर्मी कमांडर अनिमेष अरोड़ा बजरंग PS-91 के कप्तान थे। सुहासिनी भट्टाचार्य वैज्ञानिक दल की लीडर थी। ज्ञान यादव यान चालक के साथ साथ इंजीनियर भी था और बाकी सदस्य इनके हेल्पर थे। प्रकाश की गति से यान आगे बढ़ रही थी। अभी 5 वर्ष लगेंगे उनको हमारे सौरमंडल से निकलने में। सभी हाइबरनेशन स्लिप ट्यूब में चले गए। ये एक लंबी नींद की तकनीक है जो उम्र बढ़ने से रोकती है। यान अब भी अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश की गति से सफर कर रही है, लेकिन अब यान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल रहा था, जिसका नाम वरदान 7 है। भाग 4, 5 साल बाद एक नए सौरमंडल में प्रवेश। उस नए सौरमंडल में प्रवेश करते ही यान की गति धीमी होने लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइबरनेशन ट्यूब को संकेत भेजकर सबको जगा देती है। लंबे समय से गहरी निद्रा में होने के कारण उनको पूरी तरह से चलने फिरने में कुछ घंटों का समय लग जाता है। सभी पायलट कक्ष में जमा होते हैं और उस सौर मंडल का निरीक्षण करते हैं। उस सौर मंडल में सूर्य छोटा था, लगभग हमारे चांद जितना। करीब 5 ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे थे। उनको जाना था तीसरे ग्रह में। उनकी मंजिल वही ग्रह थी। उसके वायु, जल और जमीन का सैंपल लेकर उसका परीक्षण करना था, फिर संदेश भेजना था। अब भी काफी दूरी थी, लगभग 2 साल का समय लगने वाला था, पर अब यान की लगाम ज्ञान यादव संभाल रहा था। बाकी हाइबरनेशन स्लिप ट्यूब में चले गए थे। भाग 5, इंसान का पहला कदम। बजरंग PS-91 2 साल गुजरने के बाद आज उस अनोखे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गई। सभी जाग चुके थे और ग्रह का जायजा ले रहे थे। कुछ घंटों बाद कप्तान अनिमेष अरोड़ा अपने 2 कमांडो और वैज्ञानिकों की टीम के साथ एक खोजी छोटे यान में उस नई धरती की ओर बढ़ चले। उस ग्रह का एक चक्कर लगाने के बाद उसमें लैंड कर गए। कप्तान अनिमेष अरोड़ा और उसके कमांडो नजर रखने लगे। सुहासिनी भट्टाचार्य और उनकी वैज्ञानिक टीम सैंपल इकट्ठे करने लगी। जिस जगह पर वे लैंड किए थे एक वन प्रदेश था। ये ग्रह ज्यादा बड़ा नहीं था, पर पृथ्वी के लोगों के लिए पर्याप्त था। थोड़ी देर बाद सारे सैंपलों का टेस्ट रिजल्ट आ गया। ये ग्रह उनके सोच से भी ज्यादा परफेक्ट था। कप्तान अनिमेष अरोड़ा अपनी सर्च टीम के साथ अगल बगल के इलाकों में छान मारने निकल पड़े। भाग 6, परकालों का आगमन। शाम हो रही थी। कप्तान अनिमेष और उसकी टीम अगल बगल के इलाकों को छान मारकर लौट चुकी थी। सभी खुश थे। रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। वो ग्रह मनुष्य जीवन के लिए परफेक्ट था। रात दिन का अंतर थोड़ा कम था। सभी ने फैसला किया सुबह होते ही मुख्य अंतरिक्ष यान के लिए निकल पड़ेंगे। अचानक उस ग्रह के वातावरण में बदलाव होने लगे। छोटे छोटे जो जीव थे सभी भागने लगे। कप्तान अनिमेष अरोड़ा और उनकी टीम किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैनात हो गई। रात का समय हो रहा था। कुछ काले साए उड़ते हुए उनके खोजी यान के पास आकर रुक गए। वैज्ञानिकों की टीम सो रही थी। एक कमांडो जो पहरा दे रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने लेजर गन का टॉर्च उन सायों के ऊपर घुमाया। उन्हें देखते ही उसकी चीख निकल गई। बहुत ही भयानक साए थे। पूरा काला, इंसानी शरीर जैसी आकृतियां। उनके चमगादड़ के जैसे विंग्स थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। बड़े बड़े दांत और नुकीले नाखून थे। वे साए अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। उस कमांडो की चीख सुनकर वे उस पर झपटने को आए। घबराकर उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
बाहर चीखने और लेजर गन चलने की आवाजें सुनकर कप्तान और उसकी कमांडो टीम निकली। उन्होंने देखा वहां आसमान में बहुत से काले साए उड़ रहे हैं और उस कमांडो का कहीं अता पता नहीं। भाग सा पर कालों की घंटी। सुहासिनी भट्टाचार्य और उनकी टीम भी खोजी यान के बाहर आ गई थी। वे भी उन काले सायों को देखकर डर गए। वे साए अजीब सी आवाज में हुंकार भर रहे थे। उनकी यान को चारों ओर से उन सायों ने घेर रखा था। अनिमेष अरोड़ा और उनकी टीम पोजीशन ले चुकी थी। सुहासिनी और उनकी टीम को यान के अंदर भेज दिया गया था। उस खोजी यान की लाइटें जला दी गई। उस यान का पायलट ज्ञान यादव का हेल्पर था। उसने भी वहां लगी ऑटोमेटिक गन को ऑन कर दिया और मुख्य यान को संदेश भेजने लगा। थोड़ी देर बाद उन सायों ने उन पर हमला कर दिया, पत्थरों और लकड़ी के बने भालों से। अनिमेष अरोड़ा की टीम ने भी अपनी अपनी लेजर गन से उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। उन पर कालों की संख्या बहुत थी। अतः कप्तान ने अंदर यान को वहां से उड़ाने का आदेश दिया। इस लड़ाई में कप्तान के 2 कमांडो और मारे गए। उनके पत्थरों और भालों से यान भी क्षतिग्रस्त हो रहा था। अतः उनके पास यहाँ से जाने के सिवा कोई चारा ना था। उस पायलट ने यान को आसमान में उड़ाया और अंतरिक्ष की ओर तेजी से जाने लगा। वे पर काले भी उनके पीछे झुंड बनाकर आने लगे। मनुष्यों की टीम अपने मुख्य यान में सकुशल पहुंच चुकी थी। कप्तान अनिमेष घायल हो चुके थे। उनका मिशन फेल हो चुका था। अब उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई चारा ना था। सभी हाइबरनेशन स्लिप चैम्बर में सो गए। यान को वरदान 7 प्रकाश की गति से भगा रहा था। वे उस सौरमंडल को छोड़ अपने सौरमंडल में प्रवेश कर गए थे। तभी खबर आई, जापान की खोजी अंतरिक्ष दल ने एक अनोखी ग्रह की खोज की है जिस पर सारे मानवों को ले जाया जा सकता है। इसी के साथ आज इस रोमांचक अंतरिक्ष कथा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका सहयोग बना रहे, बस यही ईश्वर से मेरी कामना है।